हेलो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 10वां के हिंदी का एक कहानी, जिसका नाम है विष के दांत। विष के दांत के जो लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा हैं। तो इसमें आपको मैं पढ़ाते पढ़ाते ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है। आप पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, तो जो भी आपका हिंदी के क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब हो जाएगा। और आप क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो अगला वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो आइए शुरू करें कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म याद कर लीजिए 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। अपने पटना के बदरघाट में हुआ था। कब? 18 फरवरी 1916 को। याद रखिएगा, जन्म मरण माता पिता का नाम, ठीक है, और जन्म कहाँ हुआ था, उनकी प्रमुख रचना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आती है। तो शुरू किए कि नलिनी विजय शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना के बदरघाट में हुआ था। और कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। ठीक है। इनके पिता का नाम याद कर लीजिए, राम अवतार शर्मा। राम अवतार शर्मा। और इनके माता का नाम था रत्नावती शर्मा। पिता का नाम राम अवतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा। इस तरह इनके माता पिता का नाम हो गया। और इन्होंने अपना पढ़ाई जो है कि पटना कॉलेज से किया। ठीक है। और वहाँ से करने के बाद वह पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, रांची विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। और इस तरह से बाद में 1959 59 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के अध्यक्ष चुने गए। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के विभाग के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो कब चुने गए थे जी? 1959 में। और एक और बात याद रखिएगा ईस्वी वाला, कि इनका निधन हो गया था 12 सितंबर 1961 को। कब निधन हुआ? 12 सितंबर 1961। जन्म 18 फरवरी 1916 और मृत्यु जो है कि 12 सितंबर 1961 को हो गया था। अब इसमें इनका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, इनकी प्रमुख रचनाओं से पूछेगा। और पूछे किस युग के कवि थे, किस प्रकार के कवि थे? तो प्रपद्यवाद के कवि थे। प्रपद्यवाद के प्रवर्तक जो रहे हैं वो हमारे नलिन विलोचन शर्मा रहे हैं। उसके बाद में जो है इनकी प्रमुख रचनाओं में आप ध्यान रखिए, दृष्टिकोण। कौन? दृष्टिकोण। साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड। साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड। साहित्य तत्व और आलोचना। साहित्य तत्व और आलोचना। विष के दांत इत्यादि, ये सारे इनके प्रमुख हैं। और भी किताबें हैं बहुत सारे, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इतना याद रखिएगा, हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि जो विष के दांत है वह उनकी कौन से कहानी संग्रह से ली गई है? तो विष के दांत जो है उनकी कहानी संग्रह का नाम है विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ। विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ। इस कहानी में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं विष के दांत, इसमें पढ़ेंगे कि कैसे उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग अपने सर्वाइव के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, और कैसे उनके बीच में भेदभाव होता है, कैसे आदमी अपना समाज में जीवन जी पाता है, कितने कष्ट होते हैं, एक मध्यम परिवार के बच्चा किस तरह से सताया जाता है, इन सारे विषय में हम लोग इसमें जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। देखिए उनकी जो कार है उसका रंग कैसा है? काला रंग का है, ठीक है, और उसका नाम है स्ट्रीमल इंड। और वह कार जो है, कार का कीमत कितना है? 7,500 रुपये। याद रखिएगा 7,500 उस समय में ज़्यादा था। तो 7,500 में कार, जैसे अभी 7.5 लाख में कार आता है ना, वैसे उस समय 7,500 में आया था। तो 7,500 में कार आया था उनका। यहाँ से दो क्वेश्चन आपका बन रहा है कि कार का रंग कैसा था? तो काला था। और कीमत कितनी थी? तो 7,500। एक और कर सकता है कि कार का नाम क्या था? तो स्ट्रीमल इंड नाम था।
काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। देखिए खोखा खोखी क्या है, तो उनका बेटा है जिसका नाम है खोखा, जो आपको मैं पढ़ाऊँगा आगे। तो वहाँ जो उनके ड्राइवर थे, जो नौकर थे उनको कहा गया था कि भाई कार पर एक धब्बा नहीं आना चाहिए, कार एकदम साफ़ सुथरी रहना चाहिए, ठीक है। और जो खोखा है, जो बदमाश है थोड़ा सा, वह कार के कहीं आसपास नहीं आए। आगे है लड़कियां तो पाँचों बड़ी सुशील है, पाँच पाँच ठहरी और सो भी लड़कियां, तहजीब और तमीज़ की तो जीती जागती मूरत ही है। जो यहाँ पर बेटी उनकी है, वह कितनी बेटियां हैं? वह 5 बेटियां हैं, 5 बेटियां है ना, 5 बेटियां हैं, ठीक है। तहजीब और तमीज़ की तो जीती जागती मूरत है, मतलब बेटियों को काफ़ी अच्छे से पाले हैं और तमीज़ बहुत सिखाए हुए हैं। देखते हैं क्या है तमीज़। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस का मतलब है कि देखिए मिस्टर और मिसेज सेन का मतलब हो गया पति पत्नी, जो है दोनों घर की मालकिन। वह अपने बेटियों को क्या करना चाहिए यह भले ही नहीं सिखाया हो, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए इसको इतना अच्छा सिखाई हुई है कि बिना पूछे और सोचे समझे वह कोई भी काम नहीं करती हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। यह क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, ठीक है, कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। इसका व्याख्या करना होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरह से कठपुतली होता है, वह अपने जो उसका संचालक होता है, वह जिस तरह से डोरा घुमाता है, वह उस तरह से जो है कि काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से उनकी जो लड़कियां थी, उनका हैंडल उनके माता पिता के हाथ में था, ठीक है, और वह जिस तरह से कहती थी वह करती थी। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। मीन्स वह उनको इतना कड़ा अनुशासन में रखा गया है कि धोखा से भी कोई सामान वह तोड़ती फोड़ती नहीं है। वह दौड़ती और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के समय। शाम जानते ही हैं, खेलने से जो है कि हमारी मांसपेशियां फ्री होती है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो वह खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के समय, और किसी समय वह नहीं खेल सकती है और न घर से निकल सकती हैं। वे ऐसी मुस्कुराहट ओठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख लें। ऐसी मुस्कुराहट अपने ओठों पर ला सकती है, मतलब होता है ना एक हा हा हंसने वाला, खिलखिलाकर पूरा, तो वैसे वो लोग नहीं हंसती हैं, वे लोग मुस्कुराती हैं, और ऐसी मुस्कुराती हैं कि कोई सीखना चाहे उनसे मुस्कुराहट तो सीख सकती है। सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खीस करते हैं। एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अब ये फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के हमारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। देखिए छोटे बच्चे बहुत सारे सामान का तोड़ फोड़ करते हैं, लड़के लड़कियां, लेकिन सेन साहब की जो बेटियां हैं वो किसी भी सामान को तोड़ती फोड़ती नहीं हैं। इसलिए जो उनके यहाँ लोग आते हैं वो अपने बच्चों को उनका परतर देते हैं, तुलना करते हैं। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। तो मोटर को मतलब चमक को, मतलब मोटर को तोड़ फोड़ करने या उस पर गंदगी लगाने का खतरा कहीं से भी लड़कियों से नहीं था, लेकिन ये खोखा भी तो है। लेकिन खोखा भी तो है, खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। पूछेगा कि खोखा जो है कि कैमा संतान था, तो वह छठा संतान है। उससे पहले जो उनकी 5 बेटियां हुई है, वह 5 बेटियां हैं और छठा अपना खोखा है। और जानते ही हैं कि कई गो बेटियों के बाद जो है कि जब बेटा होता है
तो लोग उसको आवश्यकता से बेसी प्रेम करता है, और आवश्यकता से बेसी प्रेम करने के कारण वह जो है कि काफ़ी खराब हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि बच्चों को अधिक प्रेम नहीं करना चाहिए, उन्हें एक कायदा में रखना चाहिए। खोखा जो एक ही है सबसे छोटा, खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। मतलब खोखा यहाँ पर लिखा हुआ है आगे कि यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते हैं। लेकिन मानने और लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी ना रह गई थी। देखिए, खोखा का छठा संतान है। आप सोच सकते हैं कि उम्र बीतने के बाद इनको लग रहा था कि अब हमें बेटा नहीं होगा, ठीक है, बेटा के इंतजार में 5 गो बेटी हो गया था। तो अंतिम में जब बुढ़ापा आने वाला था तब जाके जो है कि हुआ। फिर भी वे लोग अपने आप को वेल मेंटेन रखे हुए हैं, तो बूढ़ा तो नहीं लगते हैं, लेकिन लगने में और होने में तो अंतर ही है। अगर उम्र बढ़ गया तो बढ़ ही गया। कितनों आप क्या कहते हैं कि सैलून में जाकर के और पार्लर में जाकर के अपने आप को सजा धजा में रखिएगा तो कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जो अंदर से मजबूती होती है वह मजबूती नहीं बनी रहती है। आगे हमारा है, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, मतलब जीवन का कोई भी नियम उस पर लागू नहीं होता था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, कि खोखा किसका अपवाद था, तो वह जीवन के नियमों का अपवाद था, और घर का कोई भी नियम उस पर लागू नहीं होता था। नियम लागू करने का मतलब जैसे लड़कियों को जोर से हंसना नहीं है, दिन में घर से बाहर निकलना नहीं है, कोई सामान को तोड़ना नहीं है, ऐसा खोखा पर नहीं था। वो जो चाहे चो सो कर सकता था। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही था। बात आगे पर देखिए, बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, और दूसरी ही तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए है ना अलग दूसरी। देखिए, खोखा के लिए सारे नियम अलग थे और 5 लड़कियों के लिए अलग थे। यहाँ पर 5 लड़कियों के नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये 5 लड़कियां हुई है। ये 5 के नाम आप याद रखिएगा, यहाँ सब्जेक्टिव बन सकता है। इनके लिए अलग नियम था और खोखा बाबू के लिए अलग नियम था। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा था, बेटी सब दूसरे के बाप के था। यही कौन बात हुआ भाई? देखिए क्या कह रहे हैं कि कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है ना, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। देखिए, वो अपने बेटा को कुछ ज़्यादा ही मानते थे, और वह जैसे समझते हैं कि जैसे हम समझदार हैं, ठीक है, सभी लोग यही समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो सेन साहब भी समझ रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा समझदार इंजीनियर हैं, तो हम अपने बेटा को भी बहुत बड़ा समझदार बनाएंगे, है ना, और उसको ट्रेनिंग अभी से देना शुरू कर दिए हुए हैं। यह बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या बनेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शिता के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं। देखिए, जब भी भड़कीले ड्राइंग रूम का मतलब आप लोग समझते हैं जो खाने का रूम होता है उस पर, तो जो लोग बड़े होते हैं उनके यहाँ समझते ही हैं कि मतलब शाम के समय में बहुत सारे लोग आ जाते हैं भेंट मुलाकात करने के लिए, तो इनके यहाँ भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो सभी लोग जब नाश्ता पानी के लिए या खाना खाने के लिए ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो होता है नहीं, खाना खाते वक्त किसी तो बाहर की बात की क्या होगा, तो बात करने लगते थे। बातचीत के दरमियान जब विषय नहीं निकलता था तो सभी लोग अपने अपने बेटों के विषय में बात करना शुरू कर देते हैं कि मेरा बेटा क्या बनेगा, मेरी बेटी क्या बनेगी। सेन साहब कहते हैं, ठीक है, कि वो अपने ढंग से अपने बेटा को ट्रेंड करेंगे। आज कहते हैं कि आज
कल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं, है ना। वह आजकल के पढ़ाई को बेकार मानते हैं, फिजूल मानते हैं, तो वह कहते हैं कि अपने बेटा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाएंगे। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किडन गार्डन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यह इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट कर लिया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं। इसका मतलब सेन साहब विदेश से आए हुए हैं, हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, हिंदुस्तानी लोग सब समझते हैं। फिर भी आप लोग किताब के अनुसार समझिए। देखिए, जब वह बेटे का उम्र कितने साल है? 5 साल। यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि इसका खोखवा का उम्र कितना साल है भाई? तो 5 साल है। तो किडन गार्डन स्कूल में लोग कहते हैं भेजने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम किडन गार्डन स्कूल में नहीं भेजेंगे, हम अपना बेटा को हम खुद से ट्रेंड करेंगे, ठीक है। और ट्रेंड कर क्या रहे हैं? वो कहते क्या कर रहे हैं? इंतजाम किए। हमें क्या इंतजाम किए? क्वेश्चन पूछेगा कि सेनों ने अपने बेटा के लिए क्या इंतजाम किए थे। तो जो उनके कारखाना था, जो फैक्ट्री था उनका, उसमें जो काम करने वाले बढ़ई और मिस्त्री थे, उनको कह दिए थे घर पर जाकर के 2-3 घंटा, है ना, अपना औजार लेके जाइए और खोखा को सिखाइए, ठोक पीट करवाइए उससे, है ना, ताकि बच्चा को जो है कि अभी से क्या करे, अंगुली उसका औजार पकड़ सके, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट पकड़ सके। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उसमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नसीब थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। देखिए, एक दिन की बात है कि खाना पर बैठे हुए थे, और भी लोग आए हुए थे, और एक अखबार नसीब थे, ठीक है, जो छपाई वपाई करते हैं पेपर वगैरह, न्यूज़पेपर वाले, वे लोग में से एक थे, ठीक है। तो उनमें उनका भी एक छोटा सा बेटा आया हुआ था, जो खोखा से भी छोटा था, मतलब 4 साल के लगभग का था। तो उसका स्वभाव देख करके लग रहा था कि ये बच्चा क्या है, काफी समझदार है। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहरा कर वे थक नहीं रहे थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के भविष्य में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ ही बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के से शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। देखिए, अब पत्रकार महोदय चूंकि सभ्य व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, उनके समझदारी था उनमें। सेन साहब भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन होता है ना, एक पढ़ा लिखा बैल होता है, जिसे बीए बैल कहा जाता है ना। तो वो बीए बैल लेखन है ना, वो कहले हैं इंजीनियरिंग बीटेक, लेकिन वो बैले हैं। तो उनको समझदारी थोड़ा सा कम है, जिस कारण बहुत सारा बात ऐसा कर या काम ऐसे कर देते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है, जो समय से अनुसार ठीक नहीं है। उनको लगता है कि हम बेटर कर रहे हैं, लेकिन बेटर है नहीं। तो पूछा जाता है अखबार नसीब से, उस पत्रकार महोदय से, कि भाई आपका बेटा जो है कि स्कूल तो जाता ही होगा। तब वो बेचारे बोले उससे पहले, है ना, बीच में टपक पड़े। कौन टपक पड़े? सेन साहब। और कहना क्या सुना कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। अब 5 साल के लड़का इंजीनियर बनेगा? इंजीनियर बनेगा तो फोड़ न करेगा जी। तब 5 साल के लड़का है, अभी कह रहे हैं कौन सी वह इंजीनियर बनेगा। तो जी ऐसा नहीं होता है ना। जो आप बनना, जो माता पिता बनाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि बेटा वही बनेगा, ठीक है। आपको रुचि किस चीज में है, हमको वो काम करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ फलाना इंजीनियरिंग में आपका रुचि है तभी इंजीनियरिंग कीजिएगा ना। आपको सेना में रुचि है तो सेना बनिए ना, पुलिस में रुचि है पुलिस बनिए, डॉक्टरी में रुचि डॉक्टरी बनिए, है ना। और ये सब बनने के लिए पढ़ना जरूरी है, तो पहले पढ़ाई कीजिए बढ़िया से, ठीक है। प्रतिदिन कम से कम 8-10 घंटे पढ़ाई कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आ गए। अब इसी बीच में बातचीत चलिए रहा था, तो बाहर से थोड़ा हल्ला कोलाहल आया, ठीक है, नॉइज हुआ। तो क्या नॉइज हुआ, क्या हल्ला हुआ, समझते हैं।
बाहर सेन साहब का शोफर, उनका ड्राइवर, शोफर मतलब यहाँ ड्राइवर है, एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता था। देखिए शोफर मतलब यहाँ पूछेगा आपसे शोफर मतलब क्या होता है, तो शोफर मतलब ड्राइवर होता है। बाहर से जो शोरगुल आया, झगड़ा का जो आवाज आया, वहां पर जब बाहर सेन साहब निकले देखें कि एक 5-6 साल का बच्चा है जिसको उसकी माँ गोद में पकड़ी हुई है और वह बार बार लपक रहा है किसी को मारने के लिए। किसको मारने के लिए? शोफर को, मतलब ड्राइवर को। अब वह 5-6 साल का बच्चा कौन है, आइए देखते हैं।